गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के सिग्निफिकेंसेस में एक सिग्निफिकेंस डिस्कस किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इनफैक्ट सेकंड सिग्निफिकेंस का भी पूरा डिटेल मैं बता चुका हूं, न्यूमेरिकल मैंने नहीं कराया है। दूसरा सिग्निफिकेंस मैंने बताया डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्टिव डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल न्यूक्लियर रेडियस। ठीक है, तो एक्चुअल न्यूक्लियर रेडियस के लिए ये एक्सप्रेशन हम कंसीडर करते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। r is equal to r naught a to the power 1/3। अगर हम यहां पे कंसीडर करें तो a है मास नंबर ऑफ एलिमेंट, और r नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू लाई करती है इस रेंज में 1.2 टू 1.5 फेम्टोमीटर। 1.2 टू 1.5 फेम्टोमीटर। अगर आर नॉट वैल्यू प्रॉब्लम में नहीं गिवन है तो हम इसको, इसकी जो मीन वैल्यू है वो कंसीडर करते हैं, वो है 1.35 फेम्टोमीटर। ठीक है, अब मैं इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। जरा लिखो एक क्वेश्चन। नोट करो, फॉर एन अननोन एलिमेंट, for an unknown element, radius of the nucleus was found to be, radius of the nucleus was found to be, radius of the nucleus was found to be approximately 7 into 10 to the power minus 13 centimeter। 7 into 10 to the power minus 13 सेंटीमीटर ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस गिवन है। कैलकुलेट द मास नंबर, कैलकुलेट द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट, कैलकुलेट द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट given r naught, given r naught is equal to 1.4 femtometer, 1.4 femtometer। वन 125 सही आंसर। तो देखो बेटा यहाँ पे R वैल्यू गिवन है 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर या 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। R नॉट वैल्यू 1.4 फेम्टोमीटर है, तो R नॉट हो जाएगा 1.4, इसको मीटर में कन्वर्ट करें इंटू 10 टू द पावर माइनस 15।
1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। तो आर नॉट हमने मीटर में कंसिडर कर लिया इसको, 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई ए टू द पावर 1/3। तो यहां से अगर आप देखो तो ए टू द पावर 1/3 आ जाता है 5, तो ए आ जाएगा 5 का क्यूब, ए यहाँ पे 5 का क्यूब हो जाएगा, तो 5 क्यूब यानी कि 125, तो 125 है मास नंबर। एक और क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, calculate the density of a nucleus of mass number, calculate the density of a nucleus of mass number capital A, capital A, also compare this density, also compare this density, also compare this density with density of water, also compare this density with density of water। आर नॉट वैल्यू आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कंसीडर कर सकते हो। रेंज वही होनी चाहिए जो बताया हुआ है, 1.2 टू 1.5 फेम्टोमीटर। न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालनी है और उस डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करना है। गिवन सिर्फ ये है कि उसका मास नंबर कैपिटल ए है, उसका मास नंबर कैपिटल ए है, आपको डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकालना है और फिर न्यूक्लियस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करना है। मैंने जो डेंसिटी का ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने के लिए जो डेरिवेशन यूज किया था, आप उस डेरिवेशन के बेसिस पे जाओ, कुछ आइडिया मिलेगा।
चलो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस is equal to mass of nucleus divided by volume of nucleus. Density of nucleus is equal to mass of nucleus divided by volume of nucleus. आप देखो बेटा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस रो इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? मास नंबर इन एएमयू। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? मास नंबर इन एएमयू। तो मान लो मास नंबर यहाँ पे खैर गिवन है, प्रॉब्लम में कैपिटल ए है, तो उसको एएमयू में कन्वर्ट, ये ए वैल्यू इन एएमयू होनी चाहिए, मास ऑफ न्यूक्लियस। अब एएमयू को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अगर हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा ए इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर हम इसको ग्राम में कंसीडर करें तो ग्राम में ये हो जाएगा इंटू 10⁻24 ग्राम। तो मैंने इसको ग्राम में कंसीडर किया है। A into 1.66 into 10⁻⁻24 gram. This is mass of nucleus upon volume of nucleus. तो volume of nucleus क्या हो जाएगा? अगर न्यूक्लियस का रेडियस r है तो 4/3 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। और हमें पता है कि r इज इक्वल टू r0 a टू द पावर 1/3। तो r क्यूब हो जाएगा r0 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई a। r0 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई a। अब आप यहां से देखो, a से a कैंसिल हो जाएगा। ये यहां पे भी मास नंबर है और यहां पे मास नंबर है, तो ये कैंसिल हो गया। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस रो इज इक्वल टू आ गया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 मल्टीप्लाइड बाई 3। अच्छा, ये पाई को अगर हम 22/7 लिखें तो 7 ऊपर और 4 इंटू 22 मल्टीप्लाइड बाई r0। अब r0 की वैल्यू आप देख लो, जिसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए, तो हम r0 ले लेते हैं, यहां पे 1.5 ले लेते हैं बेटा, 1.5 फेम्टोमीटर, 1.5 ले लेते हैं। तो 1.5 का क्यूब है ये, 1.5 का क्यूब। और अब देखो ये फेम्टोमीटर है, तो फेम्टोमीटर 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर, यानी कि 10⁻13 सेंटीमीटर। हमने न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी ग्राम में ली हुई है, तो हम ये r0 वैल्यू को सेंटीमीटर में कंसीडर करते हैं, जिससे डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाए। क्लियर? तो अब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 फेम्टोमीटर 10⁻13 सेंटीमीटर, ये फेम्टोमीटर क्यूब है। इसका मतलब 10⁻13 इंटू 10⁻13 इंटू 10⁻13, तो 10⁻39, 10⁻39। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ये 1.5 से ये कैंसिल होगा, तो हम एक 1.5 टर्म को कैंसिल कर देते हैं, 1.5 स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इससे हमने कैंसिल किया तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 और ये 4 कैंसिल कर दिया। अब देखो, तो ये आ गया 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 44, 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर 2.25, और देखो ये 10⁻39 ऊपर गया, 10⁻39 ऊपर गया, तो 10⁻39 एंड 10⁻24, तो 10⁻10⁻15, 10⁻15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
इसको सॉल्व करके बताओ कितना आता है। टेन पावर माइनस 15 मीटर होता है, 10 पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में पुट किया है। पॉइंट 1173 ये वाली वैल्यू बता रहे हो, इसका मतलब ये आ गया 1.173 इंटू 10 टू द पावर 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई बेटा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। मतलब अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम न्यूक्लियस का कंसीडर करो, 1 मिलीलीटर वॉल्यूम अगर न्यूक्लियस का आप कंसीडर करो, ढेर सारे न्यूक्लियस को इकट्ठा करके अगर आप उनका 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कंसीडर करते हो तो उसका मास कितना आ रहा है 1.173 इंटू 10 पावर 14 ग्राम। मतलब 1.173 इंटू 10 टू द पावर 11 किलोग्राम। 1 मिलीलीटर न्यूक्लियस का मास कितना आ रहा है 1.173 इंटू 10 टू द पावर 11 किलोग्राम। ठीक है, मतलब आप समझो लगभग ये 1 ट्रिलियन किलोग्राम के आसपास आ रही है वैल्यू। आप बोल सकते हैं 0.1 ट्रिलियन किलोग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब न्यूक्लियस का मास 0.1 ट्रिलियन किलोग्राम के बराबर आ रहा है। सोचो कि न्यूक्लियस कितना डेंस बॉडी होगा। ठीक है, मैटर के जितने भी फॉर्म नेचर में ऑब्जर्व होते हैं उनमें मोस्ट डेंस फॉर्म है न्यूक्लियस। ठीक है, मैटर के जितने भी फॉर्म ऑब्जर्व होते हैं उनमें सबसे ज्यादा डेंस फॉर्म न्यूक्लियस को ही बोलते हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो निकाला हुआ है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, इसको कंपेयर करना है विथ डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर हम इसको वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करें, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो दिस इज इक्वल टू 1.173 इंटू 10 पावर 14 डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी होती है मैक्सिमम डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। मतलब दोनों की डेंसिटी का जो रेशियो आ रहा है वो 1.173 इंटू 10 टू द पावर 14 आ रहा है। मतलब न्यूक्लियस वाटर के कंपेयर में कितना टाइम्स ज्यादा डेंस है 1.173 इंटू 10 टू द पावर 14 टाइम्स ज्यादा डेंस है। तो आप इस बात को लिख लो, न्यूक्लियस इज 1.173 into 10 to the power 14 times 1.173 into 10 to the power 14 times more dense 1.173 into 10 power 14 times more dense than that of water, वाटर का मतलब लिक्विड वाटर। तो ये समझ में आ गया बेटा, ये पूरा एनालिसिस। बोलो बच्चों, ये पूरी एनालिसिस समझ में आ गई?
अब आप अगला एप्लीकेशन लिखो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, डिटर्मिनेशन ऑफ number of alpha particle striking at an angle theta. Determination of number of alpha particle striking at an angle theta. थीटा एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, हमें ये निकालना है। अब जरा समझना, अगर ये गोल्ड फॉयल है और इस गोल्ड फॉयल के सराउंडिंग में सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन को कंसीडर कर रहे हैं, मान लो ये है उस सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन का सेंटर, ठीक है। तो अब देखो ये सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन हमने कंसीडर किया है, अब देखो यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा है और अगर अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड पाथ को फॉलो करता है तो वो यहां पे डिटेक्ट होता है, इस पॉइंट पे डिटेक्ट होता है। तो ये अनडेविएटेड पाथ है अल्फा पार्टिकल का। बट एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व होता है कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो अलग अलग एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं। तो जैसे कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हो सकते हैं कि गोल्ड फॉयल से पास करने के बाद वो मान लो यहाँ पे डिटेक्ट हो रहे हैं। अब देखो अगर ये एंगल है थीटा, ये थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो हम ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि इस थीटा एंगल पे जो अल्फा पार्टिकल्स है, मतलब इस पॉइंट पे हमें कितने अल्फा पार्टिकल मिलेंगे। मान लो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं वो एन थीटा है। थीटा एंगल पे जो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं अगर उनका नंबर एन थीटा है तो हम एन थीटा का एक्सप्रेशन डिटरमाइन करना चाहते हैं। हम मतलब रदरफोर्ड ने एन थीटा का एक्सप्रेशन डिराइव किया, डिराइव नहीं किया मतलब डिटरमाइन किया एक्सपेरिमेंटली। तो जो एक्सप्रेशन रदरफोर्ड ने डिटरमाइन किया एन थीटा के लिए उसको हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला बोलते हैं। तो आप इस बात को नोट कर लो, ये डायग्राम बना लो फिर उसके बाद नोट करो। ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, ये गोल्ड फॉयल है और अगर इसका रेडियस जो है आर है, ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन का रेडियस आर है, अगर ये आर है तो ऑब्वियसली ये भी आर होगा। नोट करो, number of alpha particle striking at an angle theta, number of alpha particle striking at an angle theta n theta, number of alpha particle striking at an angle theta n theta is determined by Rutherford scattering formula, is determined by Rutherford scattering formula।
लिखो विच इज डिराइव्ड, which is derived experimentally, which is derived experimentally. ये जो मैं अभी एक्सप्रेशन आपको बताऊंगा रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला का, ये पूरा एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है, ठीक है। एक एक वेरिएबल जो वहां पे आप एक्सप्रेशन में देखोगे, हर वेरिएबल कैसे वहां पे जो है मतलब वो आता है, वो सब कुछ एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होता है। तो इसलिए आपको एक्सप्रेशन के थ्योरेटिकल डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ जो है वो एक्सप्रेशन समझना है। वैसे एक्सप्रेशन काफी लंबा चौड़ा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन आपके काम की नहीं है। उसमें से जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको उसका पता होना चाहिए, पूरा रिजल्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो ये रिजल्ट है रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला, एन थीटा मतलब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइकिंग एट एन एंगल थीटा, एन थीटा इज इक्वल टू एन आई एन टी जेड स्क्वायर, एन आई एन टी जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4। ध्यान देना बेटा, यहां पे जेड आ रहा है एंड जेड इज एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है जेड। इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन कब डिराइव हुआ होगा? ये एक्सप्रेशन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जब इंट्रोड्यूस हुआ तब डिराइव नहीं हुआ, बल्कि मोजलेस एक्सपेरिमेंट के बाद ही ये एक्सप्रेशन डिराइव हुआ होगा। तो एन थीटा इज इक्वल टू एन आई एन टी जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। मैंने पहले ही बताया था काफी लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, लेकिन आपको ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ ही इंफॉर्मेशन है जो आपको दिमाग में रखना है। पर एक बार मैं बता दूं कौन सा टर्म क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है इसी को रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला बोलते हैं, और ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। इसका कोई आप डेरिवेशन उस तरीके से नहीं देखोगे जैसे आप रूटीन में डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला को डिराइव करते हो। एक एक करके जरा देखो कौन सा टर्म क्या सिग्निफाई करता है। एन आई, एन आई हमें क्या बताता है? एन आई हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, total number of alpha particle that reaches, total number of alpha particle that reaches the screen, the zinc sulfide screen। जिंक सल्फाइड स्क्रीन तक कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पहुंच रहे हैं, ये है एन आई। एन आई इज टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल that reaches the zinc sulfide screen। स्मॉल n क्या बताता है? स्मॉल n is number of metal atom, number of metal atom per unit volume, per unit volume ऑफ फॉयल। जो फॉयल हम यहाँ पे कंसीडर करें, जैसे यहाँ पे गोल्ड फॉयल है, फॉयल को बदला भी जा सकता है, तो जो भी मेटल फॉयल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उस मेटल फॉयल के यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, मान लो जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हमने ले लिया, तो उसके यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ गोल्ड एटम या कितने नंबर ऑफ मेटल एटम प्रेजेंट है, ये है एन। N number of metal atom present per unit volume of foil। T, small t, ये देखो क्या बताता है? ये हमें बताता है फॉयल थिकनेस के बारे में। फॉयल थिकनेस, मेटल फॉयल जो हम यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, उस फॉयल की थिकनेस क्या है,
ये हमें टी बताता है। जेड, जेड इज एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल यूज्ड, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल यूज्ड। जो फॉयल हम कंसिडर करें वो फॉयल जिस मेटल से बना है उस मेटल का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल यूज्ड, ये जेड है। बाकी आप देखो ई, ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ई क्या है बेटा? ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। वैल्यू आपको पता ही है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, तो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आप समझ सकते हो, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर क्या है देखो, आर के बारे में लिखो। आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन। आर इज द रेडियस of circular zinc sulfide screen. R is radius of circular zinc sulfide screen. Ke, Ke क्या है? is kinetic energy of alpha particle. Ke is kinetic energy of alpha particle. और थीटा क्या है? थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। थीटा इज एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अब देखो बेटा, इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको क्या याद रखना है? एक तो एन थीटा, ये फॉयल जो हम यूज कर रहे हैं उसके एटॉमिक नंबर के साथ कैसे वेरी करता है, एक तो ये आपको याद रखना है। तो कैसे वेरी करता है आप देखो, एन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। तो एन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। एक तो ये आपको याद रखना है कि अगर आप जो मेटल फॉयल यूज कर रहे हो, अगर आप उस मेटल का एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करते हो, अगर मेटल का एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो थीटा एंगल पे ज्यादा अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट हो। अगर आप मेटल फॉयल का एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करते हो तो एक फिक्स्ड एंगल थीटा पे, मान लो 30 डिग्री अगर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, तो 30 डिग्री पे जो अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट होंगे उनका नंबर इंक्रीज कर जाएगा अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। तो एन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। अब इसके पीछे वजह क्या है आप इस बात को समझ सकते हो। अगर आप जेड बढ़ाओगे तो मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, और न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो अल्फा पार्टिकल के लिए रिपल्सन बढ़ेगा, और अल्फा पार्टिकल के लिए अगर रिपल्सन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली अनडेविएटेड पाथ को फॉलो करने वाले जो अल्फा पार्टिकल है उनका नंबर डिक्रीज करेगा, और डेविएटेड पाथ पे जाने वाले अल्फा पार्टिकल का नंबर इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि अगर जेड इंक्रीज करता है तो एक फिक्स्ड एंगल थीटा पे ज्यादा अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट होंगे। ये समझ में आया क्यों एन थीटा जेड बढ़ाने पे इंक्रीज कर रहा है? एन थीटा जेड बढ़ाने पे क्यों इंक्रीज कर रहा है, वजह समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि जेड बढ़ाओगे बेटा तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, उससे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो अल्फा पार्टिकल के लिए रिपल्सन बढ़ेगा, और अल्फा पार्टिकल के साथ जो रिपल्सन है, न्यूक्लियस के साथ जो अल्फा पार्टिकल का रिपल्सन है, वही रिपल्सन तो उसको डिफ्लेक्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो एन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। और दूसरा, एन थीटा थीटा पे कैसे डिपेंड करता है? तो देखो, एन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। बस ये दो चीज आपको याद रखनी है, बाकी एक्सप्रेशन किसी काम का नहीं है, वो सब एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर है, उनको हम अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जरा ये वाला रिजल्ट को देखना। अगर हम ये चाहते हैं कि एन थीटा वैल्यू मैक्सिमम हो, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइकिंग एट एन एंगल थीटा, अगर हम ये मैक्सिमम चाहते हैं, तो एन थीटा मैक्सिमम हो, उसके लिए क्या होना चाहिए बेटा? एन थीटा अगर हम ज्यादा चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर वैल्यू है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब इसको हम अगर छोटा रखेंगे तो एन थीटा बड़ा होगा। तो साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2 ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अगर हम एन थीटा को बड़ा रखना चाहते हैं तो साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2 वैल्यू छोटी होगी। और आपको पता है कि जो साइन थीटा की रेंज है, साइन थीटा की रेंज क्या है? साइन थीटा वैल्यू किस रेंज में लाई करती है? -1 to 1, -1 to 1 इस रेंज में लाई करती है। ठीक है, अब यहां पे देखो इवन पावर है, इवन पावर है तो ये 0 to 1 की रेंज में लाई करेगी। अगर हम इसको कंसीडर करें तो ये तो 0 to 1 की रेंज में लाई करेगा ना, बोलो भाई। अरे साइन थीटा -1 to 1 लाई करेगा ना, यहां तो साइन स्क्वायर थीटा या साइन टू द पावर 4 थीटा है। ठीक, तो इवन पावर है तो वो 0 to 1 की रेंज में लाई करेगा। तो अगर हम यहां पे देखें तो साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2 मिनिमम चाहते हैं, तो साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2 मिनिमम के लिए, इसके लिए जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, तो इसका मतलब साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2 ये हम चाहते हैं 0, और उसके लिए थीटा बाई 2 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी कि थीटा 0 होना चाहिए। तो 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट होंगे। तो 0 डिग्री क्या है जरा देखो, ये है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ध्यान देना, ये है अनडेविएटेड पाथ, दिस इज अनडेविएटेड पाथ, ये है डेविएटेड पाथ। तो हम चाहते हैं कि कोई डेविएशन ना हो, कोई डेविएशन ना हो, मतलब अनडेविएटेड पाथ पे अल्फा पार्टिकल अगर जाएगा तो सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट होंगे। तो सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल यहीं तो डिटेक्ट होंगे, एंड दिस इज अनडेविएटेड पाथ, तो इसके लिए थीटा क्या होना चाहिए? 0। तो 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट होंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से एंगल पे सबसे कम अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट होंगे, तो सबसे कम अल्फा पार्टिकल किस एंगल पे डिटेक्ट होंगे? तो एन थीटा हम चाहते हैं मिनिमम, और एन थीटा मिनिमम के लिए साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2 क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। अब साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2 मैक्सिमम, मतलब ये वैल्यू हम चाहते हैं 1 हो, ये 1 हो, तो उसके लिए थीटा बाई 2 क्या होना चाहिए? मतलब साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2 ये होना चाहिए 1। तो इसके लिए अगर आप देखो बेटा, थीटा बाई 2 क्या होना चाहिए? थीटा बाई 2 होना चाहिए 1 थीटा होना चाहिए, थीटा बाई 2 होना चाहिए 90 डिग्री, यानी कि थीटा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। थीटा बाई 2 90, तो थीटा 180 डिग्री। तो इस एंगल पे मतलब जो अल्फा पार्टिकल रिट्रेस करते हैं अपना पाथ को, ऐसे अल्फा पार्टिकल का नंबर सबसे कम होता है। अगर आप इस एंगल को देखो तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा बेटा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे सबसे कम अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट होंगे। तो यहां पे रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला में एक तो आपको नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइकिंग एट एन एंगल थीटा, एन थीटा की डिपेंडेंसी विद जेड, ये आपको याद रखनी है। दूसरा एन थीटा की डिपेंडेंसी ऑन थीटा। हो गया क्लियर? ये समझ में आ गया ना पूरा एनालिसिस?
अब आप नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसी के बेसिस पे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की डिमेरिट्स यानी कि हम लिमिटेशन को डिस्कस करेंगे। तो लिखो मैक्सवेल थियरी, मैक्सवेल MAXWELL, मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इस थियरी को इंट्रोड्यूस किया जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इन 1875। लिखो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, according to this theory, when a moving charge particle is continuously subjected, when a moving charge particle is continuously subjected to acceleration, when a moving charge particle is continuously subjected to acceleration, then it should lose energy. लिख लो, according to this theory, when a moving charge particle is continuously subjected to acceleration, then it should lose energy. Then it should lose energy continuously. Then it should lose energy continuously in the form of electromagnetic radiation. Then it should lose energy continuously in the form of electromagnetic radiation. इसी स्टेटमेंट को मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। तो मैक्सवेल ने क्या बोला? मैक्सवेल ने बोला कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को, न्यूट्रल पार्टिकल नहीं होना चाहिए, चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, तो इन्होंने बोला कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को लगातार एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब उसकी वेलोसिटी अगर लगातार चेंज हो रही है, अगर उसकी वेलोसिटी को हम कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं, मतलब वो एक्सेलरेट हो रहा है, और अगर वो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट हो रहा है तो वो कंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा, वो कंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी रेडिएट करेगा, और वो एनर्जी वो रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, तो मैक्सवेल ने बोला कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वो चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअस मैनर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिलीज कर रहा होगा। अब ये स्टेटमेंट अगर हम देखें, अच्छा ये स्टेटमेंट जो है, अगर ये कंडीशन कहीं भी डेवलप होती है तो वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा मैक्सवेल ने बोला है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। ठीक है, अगर इस स्टेटमेंट को देखें, ये कोई थ्योरेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सेलरेट करेंगे तो वो एनर्जी रेडिएट करना शुरू कर देता है। तो अगर हम रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का रिप्रेजेंटेशन देखें तो आप जरा नोट करो, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की क्या लिमिटेशन है? देखो,
फर्स्ट लिमिटेशन इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे राइज होती है। देखो बेटा, बोल रहा है कि अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक सर्कुलर ऑर्बिट, हम एक सर्कुलर ऑर्बिट को कंसीडर कर रहे हैं इन सराउंडिंग ऑफ न्यूक्लियस, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस प्लस जेड ई चार्ज न्यूक्लियस का है। इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी अगर ये पता करना है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। इलेक्ट्रॉन जिस पॉइंट पे प्रेजेंट है वहां पे हम एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। अब मान लो इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ गया तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसका मतलब अगर आप देखो, अगर इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर हम उसकी वेलोसिटी की बात करें तो आप देख रहे हो कि मान लो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है, वो डायरेक्शन लगातार बदल रही है। और आपको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टोरियल क्वांटिटी है, और किसी भी वेक्टोरियल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरी होते हैं। तो क्योंकि यहां पे इसकी डायरेक्शन लगातार बदल रही है, इस वजह से क्या होगा, इसका वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बदल रही है, और ये एक चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही है, और अगर उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बदल रही है तो वो एक्सेलरेट हो रहा है। और अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है तो फिर उसके ऊपर वही इफेक्ट आना चाहिए जैसा मैक्सवेल ने बोला। मैक्सवेल ने क्या बोला कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करें तो उस चार्ज पार्टिकल को कॉन्टिन्यूअस मैनर में एनर्जी रेडिएट करना चाहिए। तो अब क्या होगा, अगर ये मैक्सवेल के अकॉर्डिंग पाथ को फॉलो कर रहा है और एक्सेलरेट हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इसको एनर्जी को रेडिएट करना चाहिए। तो इसको एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, और एनर्जी रेडिएट करने का मतलब उसके अंदर जो एनर्जी है वो उस एनर्जी का कुछ पार्ट को रिलीज कर रहा है। इसका मतलब कि इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो एनर्जी कम हो रही है। इसका एनर्जी बैलेंस जो है, जैसे बोलते हैं बैंक बैलेंस, वैसे इसका एनर्जी बैलेंस है। तो इसका एनर्जी बैलेंस कम होगा क्योंकि एनर्जी खर्च कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो अगर इसका एनर्जी बैलेंस डिक्रीज करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका पाथ बदल जाएगा। ये जिस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है वो पाथ चेंज होने लगेगा। और अगर पाथ चेंज होने लगेगा क्योंकि इसकी एनर्जी लगातार कम होती रहेगी, इस वजह से क्या होगा, इसका पाथ चेंज होगा बेटा। और इसका पाथ चेंज होकर के सर्कुलर नहीं रहेगा, बल्कि इसका पाथ स्पाइरल हो जाएगा। ये स्पाइरल पाथ को फॉलो करेगा, और स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली इसको न्यूक्लियस को हिट कर जाना चाहिए। ये स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए इसको फाइनली न्यूक्लियस को हिट करना चाहिए। और अगर ये न्यूक्लियस को हिट करता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एटम कोलैप्स कर जाएगा। मतलब एटम स्टेबल नहीं रहेगा अगर ऐसा होगा। तो ये डायग्राम बना लो।
तो नोट कर लो इस लिमिटेशन को, लिखो इन रदरफोर्ड्स मॉडल, इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन follows a circular path, electron follows a circular path. आगे लिखो being a charged particle, being a charged particle, it should lose energy, being a charged particle, it should lose energy continuously, being a charged particle, it should lose energy continuously as it is subjected to acceleration, as it is subjected to acceleration. If this happens, then electron, if this happens, then electron should start moving. If this happens, then electron should start moving in smaller and smaller orbits, in smaller and smaller orbits. And therefore it finally hit the nucleus, and therefore it finally hit the nucleus. आगे लिखो, this will make an atom unstable, this will make an atom unstable, this will make an atom unstable. However atom is stable, this will make an atom unstable. However atom is stable, suggesting that the representation of Rutherford's atomic model is incorrect. Representation of Rutherford's atomic model is incorrect. भाई देखो, ये तो हमें पता है कि एटम स्टेबल है, क्योंकि अगर एटम अनस्टेबल होगा ना तो फिर इस लाइव क्लास की जरूरत नहीं है। अगर एटम अनस्टेबल होगा तो हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना हम एग्जिस्ट करेंगे, ना तुम एग्जिस्ट करोगे, ना ये कुछ एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सब कुछ जो है जिस कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट ही अनस्टेबल होगा तो फिर तो एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो रदरफोर्ड ने एटम की पिक्चर हमें बताई है, उस पिक्चर में स्पेशली इलेक्ट्रॉन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो गलत है। ऐसा नहीं कि पूरा एटॉमिक मॉडल इनकरेक्ट है। एटॉमिक मॉडल में जो न्यूक्लियस की पिक्चर बताई गई है वो सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग जो कुछ इन्होंने प्रेडिक्ट किया वो प्रेडिक्शन गलत है। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की, और यही मेजर लिमिटेशन है। कुछ और लिमिटेशन लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, Rutherford's atomic model fails to explain, Rutherford's atomic model fails to explain the cause of
origin of spectrum, the cause of origin of spectrum. अभी स्पेक्ट्रम क्या है ये हम लोग आगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो एटम का स्पेक्ट्रम मिलता है उस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वैसे मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, स्पेक्ट्रम होता क्या है। बेसिकली एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। वो डिवाइस यूज किया जाता है एनर्जी ट्रांजिशन को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी को एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो उस एनर्जी ट्रांजिशन को डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसको स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। और उस स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर प्रेजेंट होती है स्पेक्ट्रोग्राफिक फिल्म, उसके अंदर प्रेजेंट होती है स्पेक्ट्रोग्राफिक फिल्म, और उसी स्पेक्ट्रोग्राफिक फिल्म पे एनर्जी की रिकॉर्डिंग होती है, मतलब एनर्जी का पैटर्न जो है वो रिकॉर्ड होता है। तो जो पैटर्न एनर्जी का वहां पे रिकॉर्ड होता है उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी एटम का स्पेक्ट्रम को डिटरमाइन करते हैं तो उसमें एनर्जी का एक सर्टेन पैटर्न, मतलब लाइंस का एक सर्टेन पैटर्न वहां पे मिलता है। तो वो पैटर्न क्यों मिलता है इसका रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। और अगर उसको हम इस बेसिस पे समझने की कोशिश करें, हम ये मान करके चले थोड़ी देर के लिए कि भाई मैक्सवेल थियरी यहाँ पे जो होल्ड कर रही है ये होल्ड करना सही है, तो अगर ये होल्ड करना सही है तो आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का पाथ लगातार बदल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लगातार बदल रही है। और अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लगातार बदल रही है तो इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, मतलब वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करता रहेगा। और अगर वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करेगा तो जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा उस स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूअस लाइंस मिलनी चाहिए, क्योंकि वहां पे जो लाइंस मिलती है वो लाइंस एनर्जी ट्रांजिशन को डिटेक्ट करती है। तो क्योंकि लगातार एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए लगातार लाइंस का पैटर्न मिलना चाहिए। लेकिन वहां पे जो लाइंस का पैटर्न मिलता है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, बल्कि पैटर्न जो है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। पहले एक लाइन रिकॉर्ड हुई, फिर थोड़े डिस्टेंस के बाद दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, तो लाइंस के बीच में गैप होता है। तो गैप ये इंडिकेट करता है कि एनर्जी कंटिन्यूअस मैनर में रिलीज नहीं हो रही है, बट इसके हिसाब से एनर्जी का जो रिलीज है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसका मतलब है कि स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। और अगर स्पेक्ट्रम मान लो मिलता है तो वो स्पेक्ट्रम इसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस होना चाहिए, बट एक्चुअल स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस होता है। तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। आप इस बात को भी नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, Rutherford's atomic model fails to explain. Rutherford's atomic model fails to explain the origin of. Rutherford's atomic model fails to explain the origin of discontinuous spectrum. Discontinuous spectrum. ठीक है, तो ये रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस हैं। तो इसके साथ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का डिस्कशन कंप्लीट हो गया और अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। अच्छा, लिमिटेशन समझ में आ गया सबको? बेटा ये रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशन समझ में आ गए? सबको क्लियर हो गया ना? अभी स्पेक्ट्रम का अभी मैंने कुछ आपको ज्यादा डिटेल नहीं बताया, बहुत बेसिक बात बताई हुई है स्पेक्ट्रम होता क्या है सिंप्लीफाइड मैनर में। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, मोज़लेज एक्सपेरिमेंट। मोज़लेज एक्सपेरिमेंट।
लिखो, this experiment was performed by Henry Moseley in 1913. In 1913. आगे लिखो, with the help of this experiment, atomic number is discovered. तो इस एक्सपेरिमेंट से एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया गया। अब मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तो इनको नहीं पता था कि ऐसा कोई टर्म होता है। बेसिकली मोज़ले ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो लिमिटेशंस आती है, उन लिमिटेशंस को रीचेक करने के लिए कि वो लिमिटेशंस जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो देखने को मिलती हैं, जैसे देखो आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है 10th में, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और आपने वहां पे देखा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके रिप्रेजेंटेशन में एटॉमिक मास का जो रूल है वो रूल वायलेट होता है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स हैं जो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले रूल के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं है। तो जहां जहां पे लिमिटेशन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेशन में ऑब्जर्व होती है, उनको चेक करने के लिए, उनको वेरीफाई करने के लिए मोज़ले ने एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली मोज़ले ने यह चेक करने की कोशिश की थी कि मेंडलीव ने जो कुछ भी अपने पीरियोडिक टेबल में बोला है वो सही है या गलत है। और उसी प्रोसेस में इनको एक नया टर्म का पता चल गया जिसको इन्होंने एटॉमिक नंबर नाम दिया, और बाद में वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी बन गई एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर हो गई, ना कि एटॉमिक मास। और फिर उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल एग्जिस्टेंस में आया वो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे ही बेस्ड है, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ठीक है, अब जरा देखो मोज़लेज एक्सपेरिमेंट में करते क्या है। मैं पहले एक्सपेरिमेंटल डिटेल आपको बता रहा हूं। देखो यहां पे कैथोड रे ट्यूब को कंसीडर करते हैं। मैं कैथोड रे ट्यूब का अब जो शेप ले रहा हूं वो पहले जैसा मैंने बनाया था उससे डिफरेंट। हम एक कैथोड रे ट्यूब को कंसीडर कर रहे हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल है या पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। मतलब ये हो गया कैथोड
और ये है एनोड। इसको हम बोलते हैं मेटल टारगेट। मेटल टारगेट जब लो प्रेशर और हाई वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, वेरी लो इंटरनल प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज को जब हम यहां पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, बोलते हैं कि कैथोड रेज प्रोड्यूस होती है और कैथोड रेज को काइनेटिक एनर्जी मिलती है। कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं और इनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। यहां पे देखो, ये कैथोड का शेप ऐसा होता है कि जो कैथोड रेज प्रोड्यूस होती है वो कन्वर्जिंग रेज होती है, कन्वर्ज करती है ये। ठीक है, ये शेप जो कैथोड का हम यहाँ पे दे रहे हैं कुछ सर्कुलर आर्क जैसा होता है, तो जिससे कन्वर्जिंग बीम प्रोड्यूस हो कैथोड की। और क्या होता है, ये सारे कैथोड पार्टिकल्स एक पॉइंट पे जाकर के उस मेटल टारगेट को हिट करते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती है और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम एक्सरे बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम एक्सरे बोलते हैं। अब देखो, यहां पे एक डिफ्रैक्टिंग यूनिट प्रेजेंट होती है। डिफ्रैक्टिंग यूनिट मतलब एक प्रिज्म, आप समझ सकते हो, एक प्रिज्म जैसा डिवाइस यहां पे प्रेजेंट। इसको एक प्रिज्म समझ लो। तो ये जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है, इसको हम इस डिफ्रैक्टिंग यूनिट, इसको मैं यहां पे प्रिज्म नहीं बोल रहा हूं बल्कि डिफ्रैक्टिंग यूनिट बोल रहा हूं। डिफ्रैक्टिंग यूनिट, जैसे आपने देखा है कि अगर आप एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करो, मतलब नेचुरल लाइट को पास करो, तो क्या होता है, प्रिज्म उसको 7 डिफरेंट कलर के लाइट में स्प्लिट कर देता है। ठीक है, बेसिकली वो व्हाइट लाइट का मतलब नेचुरल लाइट जो है बहुत सारे डिफरेंट कलर के लाइट का मिक्सचर है। मतलब उसमें रेड कलर की लाइट भी है, उसमें ब्लू कलर की लाइट भी है, उसमें ग्रीन कलर की लाइट भी है, येलो कलर की भी लाइट है, ऑरेंज कलर की भी लाइट है, सबका वो मिक्सचर है। लाइट का एक कलर का मतलब है कि लाइट का एक वेवलेंथ है। तो हर अलग अलग कलर की लाइट का अपना अलग अलग वेवलेंथ होता है, तो उन सबका मिक्सचर उसके अंदर प्रेजेंट है। प्रिज्म क्या करता है, उन लाइट्स को, ठीक है, उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो स्प्लिट कर देता है। तो यही काम ये डिफ्रैक्टिंग यूनिट भी कर रही है। जब हम इससे एक्सरे को पास करते हैं तो ये एक्सरे को कन्वर्ट कर देता है डिफ्रैक्टेड एक्सरेज में। डिफ्रैक्टेड एक्सरेज मतलब ये एक्सरेज को स्प्लिट कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। ये डिफ्रैक्टेड एक्सरेज बोली जाएंगी। डिफ्रैक्टेड एक्सरेज, मैंने आपको बताया था एक्सरे के पीछे प्रॉपर्टी जब डिस्कस किया था, तो एक्सरे की प्रॉपर्टी में बताया हुआ है कि एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम होती है। ये पूरी रेंज है वेवलेंथ की, 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम तक। और अगर वेवलेंथ आप वेरी करोगे तो एक्सरे की एनर्जी भी वेरी करेगी। तो वहां पे जो एक्सरेज है उनकी एनर्जी अलग अलग है। तो ये डिफ्रैक्टिंग यूनिट क्या करता है, एक्सरे को अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी स्प्लिट कर देता है। इसमें क्या होगा, जिस एक्सरे का वेवलेंथ
सबसे कम होगा वो यहां पे मिलेगी, सबसे कम वेवलेंथ वाला एक्सरे यहां मिलेगा और सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला एक्सरे यहां मिलेगा। मतलब जिसका वेवलेंथ सबसे, नहीं मैंने गलत बोला, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो यहां मिलेगा और जिसका वेवलेंथ सबसे कम है वो यहां मिलेगा। जैसे अगर आप प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हो, अगर ये प्रिज्म है और यहां पे हम अगर इससे व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो क्या होगा, जो रेड कलर की लाइट होगी वो आपको यहां मिलेगी, ठीक है, और जो वायलेट कलर की लाइट होगी वो आपको यहां मिलेगी। इसी बीच में बाकी कलर्स है, विबग्योर ये पैटर्न है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, विबग्योर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा बेंड कौन से कलर की लाइट हो रही है, वायलेट, और सबसे कम बेंडिंग किसकी हो रही है, रेड की। अगर हम वेवलेंथ के टर्म्स में बात करें तो रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। मतलब जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा बेंड होगी और जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम बेंड होगी, ठीक है। तो सेम पैटर्न यहां भी फॉलो होता है। सबसे ज्यादा बेंडिंग इफेक्ट अगर आप देखो यहां आ रहा है और सबसे कम यहां आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब इसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा, और इसका वेवलेंथ सबसे कम। तो मतलब जो 1 एंगस्ट्रॉम वाला एक्सरे है वो आपको यहां मिलेगा और 10 एंगस्ट्रॉम वाला एक्सरे यहां मिलेगा। ये एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस समझ में आ गई, अलग अलग पार्ट क्या रोल प्ले कर रहे हैं। सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो बेटा, इस एक्सपेरिमेंट में इस मेटल टारगेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक तरीके से मैं बोलूं तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट इस मेटल टारगेट के नेचर पे डिपेंड करता है। तो आप लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मेटल टारगेट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मेटल टारगेट। तो लिखो, लिखो टू मिनिमाइज द एनर्जी लॉस, टू मिनिमाइज द एनर्जी लॉस, to minimize the energy loss which occurs during the experiment, to minimize the energy loss which occurs during the experiment, metal target used, metal target used must possess, metal target used must possess the following characteristic, metal target used must possess the following characteristic. First characteristic लिखो, number 1, its melting point must be high, its melting point must be high. अच्छा जरा देखना बेटा, यहां पे ये जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है, ये एक्सरे क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि ये कैथोड पार्टिकल हाई काइनेटिक एनर्जी से आकर के इसको हिट कर रहा है।
मतलब कैथोड पार्टिकल की जो कैनेटिक एनर्जी है वो कैनेटिक एनर्जी ही एक्सरे में कन्वर्ट हो रही है। तो हम ये चाहते हैं, अच्छा ये भी हमें पता है कि एक्सरे जो है वो जो डिफरेंट टाइप की रेडिएशन है उसी का एक पार्ट है, उससे ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशंस भी है, जैसे गामा रेज, कॉस्मिक रेज। अगर हम कॉस्मिक रेज की बात करें, गामा रेज की बात करें, इनकी जो एनर्जी है वो एक्सरे से ज्यादा होती है, लेकिन उससे कम एनर्जी वाली रेडिएशंस भी है। फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट लाइट, उससे कम एनर्जी की रेडिएशन है। विजिबल लाइट, उससे कम एनर्जी की लाइट है। इंफ्रारेड रेज होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं। अगर हम इन रेडिएशंस की एनर्जी को देखें, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, बट इनकी एनर्जी एक्सरे से कम होती है। किनकी एनर्जी एक्सरे से कम है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इनकी एनर्जी एक्सरे से कम होती है। और किसकी एनर्जी एक्सरे से ज्यादा होती है? गामा रेडिएशंस की ज्यादा होती है, कॉस्मिक रेज की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई भी रेडिएशन प्रोड्यूस हो जाए तो आप उसको एक्सरे बोलना शुरू कर दोगे। एक पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशन को ही हम एक्सरे बोलेंगे। ठीक है, अगर उससे कम एनर्जी की रेडिएशन होगी तो वो भी एक्सरे नहीं है, और अगर उससे ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन होगी तो वो भी एक्सरे नहीं है। हम यहाँ पे एक्सरे प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो एक्सरे प्रोड्यूस, अब देखो ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन प्रोड्यूस करना ये कैथोड पार्टिकल के बस की बात नहीं है। आप बोल सकते हो कि उसकी औकात से बाहर है। ये कैथोड पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी से जो सबसे ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकता है वो एक्सरे ही है। उससे कम एनर्जी की रेडिएशन को ये प्रोड्यूस कर सकता है या उसके बराबर एनर्जी की रेडिएशन को प्रोड्यूस कर सकता है। ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन को तो प्रोड्यूस करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। गामा रेडिएशन इस तरीके से कभी प्रोड्यूस ही नहीं होती। गामा रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होंगी? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, और कॉस्मिक रेज स्टार से आती है। क्लियर? तो कॉस्मिक रेडिएशन और गामा रेडिएशन तो यहां पे प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती। इसके थ्रू सबसे ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन जो प्रोड्यूस हो सकती है वो एक्सरे। अगर कोई एनर्जी लॉस हुआ तो ऑब्वियसली एक्सरे भी प्रोड्यूस नहीं होगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंट में कोई एनर्जी लॉस ना हो। अब एनर्जी लॉस क्या हो सकता है जरा समझो। यहां से कैथोड पार्टिकल आया, अपनी काइनेटिक एनर्जी से आके इसको हिट कर रहा है। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि ये इस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेटल को मेल्ट कराने के लिए जो हीट चाहिए वो हीट ये प्रोवाइड करने लगे अपने काइनेटिक एनर्जी के थ्रू। अगर इस कैथोड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उसके स्ट्राइक करने से इतनी हीट प्रोड्यूस हो सकती है कि उस हीट के थ्रू ये मेटल मेल्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या होगा? तब कैथोड पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट मेटल को मेल्ट कराने में यूज होने लगेगा। तो इसका मतलब वहां पे एनर्जी लॉस हो गया। और अगर एनर्जी लॉस हुआ तो जो रेडिएशन इमिट होगी वो रेडिएशन एक्सरे नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सरे मोस्ट एनर्जेटिक रेडिएशन है। वो तभी होगा जब कोई एनर्जी लॉस ना हो या एनर्जी लॉस मिनिमम हो। तो एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम ये बोल रहे हैं कि इस मेटल टारगेट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि कैथोड पार्टिकल के स्ट्राइक करने से ये मेटल टारगेट मेल्ट ना करे। बोलो बेटा, ये पॉइंट समझ में आया? मेटल टारगेट का मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होना चाहिए, ये बात आपको समझ में आई? अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो जब कैथोड पार्टिकल इसको हिट करेगा तो उससे जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी से मेटल मेल्ट कर सकता है। बट हम ये नहीं चाहते कि मेटल मेल्ट हो। अगर मेल्ट होगा तो एनर्जी लॉस होगा, तो उस एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए बोल रहा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड प्रॉपर्टी, इट्स एटॉमिक नंबर। पहले इन्होंने एटॉमिक नंबर नहीं बोला था, पहले इन्होंने एटॉमिक मास बोला था, बाद में इन्होंने उसको करेक्ट करके बोला एटॉमिक नंबर। इट्स एटॉमिक नंबर मस्ट बी हाई।
क्योंकि एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में इनको क्या पता था कि एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा, एटॉमिक मास का पता था। एटॉमिक मास के टर्म्स में इन्होंने बोला कि हम जो मेटल टारगेट यूज कर रहे हैं उसका एटॉमिक मास हाई होना चाहिए। अब जरा सोचो कि इसका एटॉमिक मास क्यों हाई होना चाहिए, उसकी वजह समझो। इसका एटॉमिक मास हाई होना चाहिए, इसका मतलब ये मेटल हैवी होना चाहिए। अगर ये मेटल हैवी होगा तो उसका फायदा क्या मिलेगा बेटा? देखो एक कैथोड पार्टिकल, देखो यहां पे ऐसा मेटल जो है इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, ये यहां पे ऐसा मेटल टारगेट है, इधर से कैथोड पार्टिकल आ रहा है और कैथोड पार्टिकल आके इसको हिट कर रहा है। तो इसकी कैनेट, अगर ये हल्का मेटल होगा तो क्या होगा, जब ये इसको हिट करेगा तो ये पीछे की तरफ जाएगा। भाई ये टारगेट है, इस टारगेट को, टारगेट की तरह एक बुलेट आकर के इसको हिट करती है, तो जब हिट करेगी तो क्या होगा, जो मोमेंटम इंपार्ट हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, ये पीछे जाएगा। इसको बोलते हैं रिकॉइल, ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिकॉइल। अगर ये पीछे शिफ्ट होता है तो उस प्रोसेस में भी एनर्जी लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसको पीछे शिफ्ट कराने में एनर्जी जो यूटिलाइज हो रही है वो एनर्जी कहां से आ रही है, कैथोड पार्टिकल से ही तो आ रही है। कैथोड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, जो मोमेंटम है, वही मोमेंटम तो ये उसको पीछे शिफ्ट करा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि रिकॉइल कम से कम होगा जरूर, लेकिन हम चाहते हैं ये मिनिमम हो। तो रिकॉइल को मिनिमाइज करने के लिए इसको हम बोल रहे हैं ये हैवी मेटल होना चाहिए, क्योंकि ये मेटल जितना हैवी होगा रिकॉइल उतना कम होगा। अगर मेटल हल्का होगा तो रिकॉइल ज्यादा होगा, रिकॉइल ज्यादा होगा ज्यादा एनर्जी लॉस होगा। अगर मेटल हैवी होगा रिकॉइल कम होगा, एनर्जी लॉस कम होगा, एक्सरेज के प्रोड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर हुआ बेटा? ये क्लियर हुआ क्यों मेटल हैवी होना चाहिए? ठीक है, अगेन इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करना है। एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम ये बोल रहे हैं कि ये मेटल हैवी होना चाहिए, ठीक है। तो हैवी मेटल मतलब उसका एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए, तो इट्स एटॉमिक नंबर मस्ट बी हाई। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक हैं एक अच्छे मेटल टारगेट के लिए, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि फॉर अ गुड मेटल टारगेट which of the following characteristic is required। तो क्या क्या होना चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए और उसका एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए और एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए। क्या 615 क्या बता रहा है आरव? अरे आरव क्या बता रहा है बेटा, 615 किसको बता रहा है? अरे मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं यार, मैं अपने टाइम से पहले ही छोड़ दूंगा। हाँ, क्लास एंडिंग टाइम 6:15 नहीं है, 6 बजे है। मैं 6 बजे से पहले छोड़ने वाला हूँ, टाइम बस होने ही वाला है। तो एक अच्छे मेटल टारगेट के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड है? नंबर 1, इट्स मेल्टिंग पॉइंट मस्ट बी हाई। नंबर 2, इट्स एटॉमिक नंबर मस्ट बी हाई। अब दोनों से क्या क्या एडवांटेज मिल रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई होगा तो मेटल मेल्ट नहीं होगा, तो उस फॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं होगा। और अगर एटॉमिक नंबर हाई है मतलब मेटल हैवी है, हैवी मेटल है तो रिकॉइल कम होगा, एनर्जी लॉस कम होगा, ठीक है। तो जब ये पूरी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस इन्होंने की, तो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में इन्होंने देखा कि जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सरे का सीधा कनेक्शन इस मेटल टारगेट से देखने को मिल रहा है। अब ये एक्सरे की एक प्रॉपर्टी इस मेटल टारगेट की एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड मिलती है और उसी को हम, उसके बेसिस पे जो इक्वेशन आती है उसको मोजलेस इक्वेशन बोलते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा मोजलेस इक्वेशन के बारे में। तो आप हेडिंग डाल करके छोड़ लेना, मोजलेस इक्वेशन, मोजलेस इक्वेशन। तो कल के क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।